हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स, पॉलिटी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं विजन आईएएस से। तो आपने अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखें और वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखा करें और नोट्स भी बनाते चलें। और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये न्यूज़ में इसलिए है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्योंकि अभी ना 75th एनिवर्सरी थी जिनेवा कन्वेंशन की, 1949। कब हुआ था जिनेवा कन्वेंशन? 1949। अब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि जिनेवा जो है वो कहाँ पर है वो प्लेस। ठीक है, तो जिनेवा कन्वेंशन से अब क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, अब हम बार बार इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को IHL ही बोलेंगे। ठीक, उसकी कॉर्नरस्टोन जो है वो रखी गई थी। अब भाई जिनेवा कन्वेंशन है क्या, हम ये देख लेते हैं कि क्या हुआ था। जिनेवा कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ ट्रीटीज़ हुई थी। अब किस भी चीज़ पे हुई थी ट्रीटीज़? आपने देखा होगा, वॉर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, किसी भी एरिया में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्म कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे सिविलियंस का कोई दोष नहीं रहता है ना। जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है तो कितने सारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, है ना, और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो सिविलियंस को तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो उन, है ना, और फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो सोल्जर्स रहते हैं वो भी देखो, कभी किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया है, फिर वो लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। अब उनको कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के ले जाए, वहाँ टॉर्चर करे, सिविलियंस के साथ अत्याचार करे, तो ये तो हमारी ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ी धब्बा है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए जिनेवा कन्वेंशंस जो है वो साइन किए गए थे कि इनके सिविलियंस और ऐसे कॉम्बैट्स जो इनकैपेबल है फाइटिंग के, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए तो है कि 75th एनिवर्सरी थी, इस और ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से, और गाज़ा में भी आए दिन कन्फ्लिक्ट हो ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ना इन इन कन्वेंशंस न्यूज़ में आ ही जाती हैं। अब हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में भी देखेंगे बाद में इसमें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों सेम नहीं है, ह्यूमन राइट्स लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब पहले हम IHL को देख लेते हैं कि ना इसको लॉ ऑफ द वॉर भी बोलते हैं और लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, है ना, रूल्स बनाए जाते हैं जो कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स के इफेक्ट को लिमिट करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा टाइम तक। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या एक ही हुआ था ये? हम इसको बार बार कन्वेंशंस बोल रहे हैं, कन्वेंशन नहीं बोल रहे हैं। कन्वेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना 4 कन्वेंशंस हुए थे 1945 में, जिनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3 एंड 4, और साथ ही साथ इसके 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी आए थे जो कि इसकी मॉडर्न फाउंडेशन को बिल्डअप करते हैं। अच्छा, क्या ये सारे देशों ने रेटिफाई कर रखे हैं? तो जी हाँ, सारे देशों ने जिनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब देखिए, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेटमेंट दे देगा कि जिनेवा कन्वेंशन हैज़ बीन रेटिफाइड बाय ऑल ऑफ द स्टेट्स और या फिर नेशंस इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे ना आप सोचेंगे यार, ऑल दिया है तो ऐसा तो नहीं यूपीएससी यहाँ पे कोई हमको इशारा कर रहा हो, है ना। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ऑल देख के वहाँ पे रॉन्ग मार्क नहीं करना है, वहाँ पे आपको सही लगा देना है कि हाँ, फोर जो जिनेवा के चारों कन्वेंशन है, आई रिपीट, चारों के चारों कन्वेंशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा जिनेवा किस जगह पर है वर्ल्ड में, ये बता दिया होगा। ठीक है, अब क्या ये सारे केसेस में अप्लाई होता है जहाँ पे वॉर डिक्लेयर हुआ है?
ठीक है, या फिर यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है कोई भी नेशंस के बीच में, तो जी हाँ, ऐसे सारे केसेस में जहाँ पे वॉर डिक्लेयर किया गया है या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे ये अप्लाई होता है। और ये वहाँ पर भी अप्लाई अप्लाई होता है जहाँ पे नेशन जो है वो या तो पार्टली या फिर टोटली किसी भी दूसरे देश के सोल्जर के द्वारा ऑक्यूपाइड है। मान लीजिए कि पाकिस्तान को कल को इंडिया के सोल्जर्स ऑक्यूपाई कर लें, तो वहाँ पे भी जिनेवा कन्वेंशंस लगेंगे कि भाई आपको वहाँ के सिविलियंस को और या फिर ऐसे आर्म मेंबर्स हैं जो नहीं लड़ने की स्थिति में, उनको आपको बेहाल नहीं करना है। ठीक है, इवन व्हेन देयर इज नो आर्म रेसिस्टेंस टू दैट ऑक्यूपेशन। हाँ, ठीक समझ गए, इसका मतलब कि भाई सामने वाला जो है वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी ये सब लगेंगे। अब कोई और ट्रीटीज़ हैं जो कि IHL से कंसर्न है? हाँ, है। कौन कौन सी है? 1954 का हेग कन्वेंशन। आप हमें ये भी बताएंगे कि हेग किस प्लेस पर है, ठीक है, जो कि किसके लिए है हेग कन्वेंशन? याद रखिए 1954 हेग कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी के लिए है। हेग कन्वेंशन कल्चरल प्रॉपर्टी के लिए। 72 का कन्वेंशन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। 93 केमिकल वेपन के लिए। और रोम स्टैट्यूट 1998 स्टैट्यूट किसके लिए है? वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए। ठीक, आई होप आपको साथ ही साथ ये याद भी होता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरीके से आपको आंसर करना है। अब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स IHL के क्या है? ये हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे आप अपने मेंस आंसर में, और यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ IHL। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन। डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिकॉशन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको साथ ही साथ याद चलते हो कि IHL के प्रिंसिपल्स क्या है? डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिकॉशन। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेंशन क्या करता है? जो हमेशा हर टाइम क्या करता है? सिविलियंस और उनकी ऑब्जेक्ट्स एक तरफ और दूसरे कॉम्बेटेंट्स और मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग करता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि गाज़ा पे इसराइल ने ऐसा बोला, बहुत सारी मिसाइल्स दाग दी थी, तो फिर ये कह के कि नहीं वहाँ पे तो क्या था? वहाँ पे तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स थे। नहीं, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स अलग और मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के तो अलग अलग डिस्टिंग करता है। फिर है प्रोपोर्शनैलिटी, रिक्वायर्स पार्टी टू एंटिसिपेट इंसिडेंटल हार्म दैट माइट बी कॉज्ड डायरेक्टली बाय एन अटैक and the indirect effect provided that they are reasonably foreseeable। समझ गए? प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पार्टीज को कहता है कि एंटिसिपेट करें ऐसे इंसिडेंटल हार्म्स में जहाँ पे डायरेक्ट अटैक से हार्म हुआ हो या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हो। मतलब रिक्वायर्ड क्या है? प्रोवाइडेड दैट कि वो साफ साफ दिखने वाले हों। ठीक, फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन, रिक्वायर्ड पार्टीज टू एन आर्म कन्फ्लिक्ट टू टेक कांस्टेंट केयर टू स्पेयर द सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियंस एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स इन द कंडक्ट ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पे इंडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते कि मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे आप तो सिविलियंस को ही हार्म कर दो, उनको ही नुकसान पहुंचा दो। नहीं, आप कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको उनका ख्याल रखना होगा कि उनको हार्म ना हो। आप मिलिट्री वाले हैं, आप मिलिट्री वालों से निपटे, सिविलियन वालों को आपको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। फिर कोई चैलेंजेस है क्या इफेक्टिव इन्फोर्समेंट का IHL में? तो हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को इन्फोर्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। कैसी हैं? पॉलिटिकल, लीगल, ग्लोबल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजिकल और, ठीक है, याद कर लीजिए PLGT, पॉलिटिकल, लीगल, ग्लोबल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल। तो पॉलिटिकल कैसे? कि स्टेट इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। स्टेट जो क्या करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को। ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस जो है वो उनको सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखते हैं। यानी कि अगर देखें, आप रशिया का ही एग्जांपल देख लो, अपनी नेशनैलिटी और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उनको उनको ह्यूमैनिटी से कोई लेना ही देना नहीं है कि चलो ठीक है यूक्रेन में, ठीक है, अगर वो नहीं सरेंडर कर रहा है, कोई इतनी यूक्रेन ने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था, सिर्फ नेटो में ही तो बात की थी जाने की,
और देखो इतना 2.5 साल से वॉर चल रहा है, लोगों के खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं वहाँ पे, इतने सारे लोग उसकी फैमिली इससे बिछड़ गए हैं। तो क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों नेशंस अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख रहे हैं अपने नेशंस के नाम पे। फिर है नॉन स्टेट एक्टर्स, जो क्या होता है कभी कभी नॉन स्टेट एक्टर्स, आप लोग जानते होंगे कि जिनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। आर्मी एक स्टेट एक्टर है क्योंकि उसको स्टेट फंड करती है ना, उसको प्रोवाइड भी स्टेट करती है। लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो नॉन स्टेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एक्टर्स होते हैं। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, है ना, इस स्पीड से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हम धीरे बोल रहे हैं तो आप 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन 1.5 की स्पीड पे मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने जल्दी नहीं लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर रख पाता है, ठीक है। और नोट्स तो आप आई होप बनाते चल ही रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है वीडियो आई 1 मिनट देखा, इंटरेस्टेड, फिर आपको लग रहा होगा कि मैं रील स्क्रॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो नहीं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अभी ये जो टाइम है, अगर आपने पेशेंसली ये वीडियोस देख ली, इनकी नोट्स बना लिए, तो ट्रस्ट मी आपको मेंस 365 पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उनके पीछे भाग रही होगी, आप आराम से अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, स्टैटिक रिवाइज कर रहे होंगे, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन काफ़ी हो गया है। तो हमने आपको नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बता दिया है कि भाई क्या होता है पॉलिटिकल रीजन में। हमने बता दिया कि अब लोग बाग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को और कंप्लाइंस को सेकेंडरी रखते हैं, और बाकी सब चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं। तो इसलिए भी IHL का एनफोर्समेंट नहीं हो पाता। देन है नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज इम्पोज करता है, क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना, ना तो वो रिकॉग्नाइज है और ना ही वो उन्होंने साइन कर रखा है। टेररिस्ट को क्या लेना देना है? स्टेट्स को तब भी चिंता रहती है कि अरे हमने IHL को रेटिफाई कर रखा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे इंटरनेशनल फोरम्स में इमेज खराब होगी। लेकिन टेररिस्ट को क्या, उनको कोई इमेज का कुछ पड़ा ही नहीं है। अगर पड़ा होता आज तो फिर ये लोग इतना वो नहीं कर रहे होते। देन आता है लीगल ऑफ लीगल लैक ऑफ इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। कैसे? अब एक बात बताओ, आपने कर दिया, एक IHL को आपने वॉयलेट कर दिया, लेकिन उसकी पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है, तो लोगों को डर ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखेंगे, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो देखो इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लें कि जब भी IHL पे क्वेश्चन आता है तो लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म लिखेंगे, और वहाँ पे सीरियन सिविल वॉर का आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल नोटेड वायलेशंस हुए थे IHL का, है ना। केमिकल वेपन्स का भी यूज़ होने वाला था, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट अभी तक, उसको कोई पनिशमेंट ही नहीं हुआ, उसका ज़्यादा बात ही नहीं हुई। देन है जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़, कि जो प्रिंसिपल है स्टेट सोवरेनिटी का, वो जो है इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन को लिमिट कर देता है, और जो वायलेटर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली इन नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट सच एज रोहिंग्या कन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। जब देखिए इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में तो हम समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, यूक्रेन पे जो है वो रशिया जो है वो अत्याचार कर रहा है, या वाइस वर्सा, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को ब्लेम ठहरा रहे हैं। लेकिन जो एक नेशनल सोवरेनिटी की बात होती है कि हम तो स्वायत्त हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, हमको जो करना है वो हम करेंगे, हमारे हमारे ही सिविलियंस के साथ, जैसे कि म्यांमार का एग्जाम्पल है, वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ कितने नए अत्याचार हो रहे हैं, और कोई ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई ज़्यादा बोलेगा भी तो वो क्या कह देगा, मेरा मन, माई लाइफ माई रूल्स, यही कह देगा ना, माई लैंड माई रूल्स, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। और फिर बाकी देशों से ये कह देंगे तुम्हें इतना दुख रहा है तो तुम रख लो रोहिंग्यास को, फिर बाकी देश भी नहीं रख पाएंगे कि हम किधर रखेंगे भाई हम। तो इससे बेटर हम पे बात आएगी तो हम चुप ही रह जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी इजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, इतनी बिल्कुल घर वाली भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देन है ग्लोबल गवर्नेंस, कि देखिए क्या होता है,
अब इसकी बात कहाँ उठनी चाहिए, यूएनएससी में उठना चाहिए, लेकिन यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है, जो कि अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए दिखे रहते हैं। सीरियन सिविल वॉर में चाइना और रशिया ने रिपीटेडली वीटो जो पावर जो है उसका यूज़ किया था रेजोल्यूशन ब्लॉक करने के लिए। काय का रेजोल्यूशन, जो वॉर क्राइम्स आए थे जब भी उनकी बात उठती थी तो क्या रशिया और चाइना जो है उनको एड्रेस करने से मना कर देते थे, वीटो बार का यूज़ करते थे, समझे। तो क्या है, ये ग्लोबल गवर्नेंस है, सब अपने अपने मतलब से हैं। फिर वीक मैंडेट एंड रिसोर्सेज, पहली बात तो ये कि रिसोर्सेज भी कम है इनके पास और मैंडेट भी वीक है। जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके पास लिमिटेड मैंडेट होता है और रिसोर्सेज भी कम होता है, ठीक है। तो इससे इनकी जो एबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सिविलियंस को बचाने की और आईएचएल को इन्फोर्स करने की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें आप कि यूएन ने जब मिशन भेजा था दारफुर, जिसका नाम था उनामिद उनामिद, है ना, उसको तो रिसोर्सेज भी नहीं मिले थे, ऊपर से जो सुडानीज गवर्नमेंट थी उसने उस पर रिस्ट्रिक्शन दाग रखे थे कि नहीं आप इस एरिया में नहीं बोलेंगे, आप इस एरिया में नहीं बोलेंगे, आप इस एरिया में नहीं बोलेंगे। अरे इतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम कौन भली आत्मा कर लेगा, ठीक। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल, ऑटोनॉमस और रिमोट वेपन्स, है ना, यूज ऑफ ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम सच एज lethal autonomous drones raises ethical and legal questions about accountability and compliance with IHL। ऐसे ऐसे ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं ऑटोनॉमस लीथल कि भाई आप किसको इल्ज़ाम लगाएंगे, है। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स ने वो दाग रखे, वो जैसे मान लिया हमने यूज़ कर लिए, हमने यूज़ कर लिए, अब वो ड्रोन्स हैं उनको तो नहीं मालूम कि क्या सिविल है क्या मिलिट्री वाला है, हाँ। ऐसे ऐसे यूज़ हो रहे हैं तो आईएचएल का कंप्लाइंस कहाँ से होगा, अकाउंटेबिलिटी कौन होल्ड करेगा। साइबर वॉरफेयर, कि भाई यहाँ पे ना आईएचएल में साइबर वॉरफेयर की बात नहीं की है, और अगर की भी है तो अंडर डेवलप्ड है। और आजकल साइबर वॉरफेयर भी तो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, लोग उसकी वजह से साइबर कन्फ्लिक्ट से होते होते सुसाइड कर ले रहे हैं, तो वो भी तो ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, इनकी बात कौन करेगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आईएचएल के कंप्लाइंस में, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल गवर्नेंस, लीगल और पॉलिटिकल, हर तरीके से हमने बात कर लिया। फिर हमने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आईएचएल भी देख लिया है, और हमने कौन कौन सी कन्वेंशन और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी देख लिया है, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आई होप आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक। मैंने इंडिया के एफर्ट्स आईएचएल को इन्फोर्स करने के लिए हैं क्या कुछ ऐसे, हाँ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है आईएचएल को इन्फोर्स करने के लिए, तो आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में साफ लिख रखा है जो इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट करना है, सिक्योरिटी फोस्टर करना है, और इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटी ऑब्लिगेशन की रिस्पेक्ट करना है। मिलिट्री ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो आईएचएल को इनकॉर्पोरेट करती है उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एटसेट्रा के साथ साथ। फिर पीस कीपिंग ऑपरेशन में आपको मालूम होगा, ये आई थिंक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना या तो केबीसी में पूछ रखा है या तो फिर ना किसी ये आई टेल यू कि कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या तो केबीसी में पूछ रखा है या तो इसी साल के पीवाईक्यू में है या फिर किसी टेस्ट सीरीज में हमने देखा होगा कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशंस का। मोस्ट प्रोबेबली हमने ना टेस्ट सीरीज में देख रखा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अब प्रीलिम्स 2025 में कि इंडिया ना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो ये लार्जेस्ट को एक्सट्रीम वर्ड समझ के एलिमिनेट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इंडिया क्या है, हाँ सच में इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशन का, जो कि क्रूशल रोल प्ले करता है सिविलियंस को बचाने में और आईएचएल के कंप्लाइंस को आईएचएल को कंप्लाइंस रखने में कन्फ्लिक्टेड जोन्स में। और एक और ऐसा लास्ट ईयर की फिशन मैगजीन में था कि ना एक कंप्लीट विमेन पीस कीपिंग फोर्स हमारे साइड से जा रखी है, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, मगर उसको पढ़ेंगे तो हम आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे, ठीक है। तो फिर है एंगेजमेंट विद नॉन स्टेट एक्टर्स, समझ में आया हम ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने इन्फोर्स करने के लिए आईएचएल ने इन्फोर्स करने के लिए क्या रखा है।
तो आर्टिकल 51 मिलिट्री ट्रेनिंग और अवेयरनेस पीस कीपिंग ऑपरेशन, फिर है एंगेजमेंट विद नॉन स्टेट एक्टर्स। हम हमेशा डायलॉग जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ प्रमोट करते हैं, स्पेशली इन रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, उनके साथ हम अडेयर करते रहें। अब क्या कोई वे फॉरवर्ड है? जो भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी चैलेंजेस आ रही हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कंप्लाइंस करने में, तो वो प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं क्या? जी हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे? ग्लोबल गवर्नेंस। भैया आपको मालूम है कि यूएनएससी में क्या हो रहा है कि वो वीटो पावर का यूज़ करके, और वो वॉर क्राइम्स को बात नहीं करने दे रहे हैं अगर कोई कंट्री, तो फिर वहाँ पे रिफॉर्म लाओ। ठीक है, ऐसा कर दो कि भाई जो वीटो पावर है वो कुछ कुछ एरियाज़ में ही यूज़ हो सकती है। जहाँ पे मास एट्रोसिटीज़ होंगी, सीरियस वायलेशन ऑफ आईएचएल होगा, वहाँ पे नहीं यूज़ की जाएगी। ठीक है, ऐसा G4 नेशन ने अभी एसर्ट किया था। देन है एनहांस्ड रोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब कम्प्लीटली यूएनएससी पे मत डिपेंड करो, है ना। बार बार ऐसी बातों का जो है वो कहाँ जिक्र करो, AU, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, आसियान। ठीक है, ये रीजनल कॉपरेशंस हैं जो कि इकोनॉमी से भी रिलेट करती है, जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक चीज़ों के लिए बनाई गई है। लेकिन वहाँ पे आप ये जो इतनी गहन बातें हैं उनको आप मुद्दा उठा सकते हो वहाँ पे। ठीक, देन है पॉलिटिकल, नेशनल लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करो। ठीक है, IHL को इनकॉर्पोरेट करो डोमेस्टिक लीगल सिस्टम्स में। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वॉयलेटर्स जो है उसको प्रोसिक्यूट करने में नेशनल लेवल पे तो आसानी होगी। नॉन स्टेट एक्टर्स को भी एनकरेज करो। ठीक है, कैसे? उनसे डीड्स ऑफ कमिटमेंट साइन करवाओ। ठीक है, अब डीड्स ऑफ कमिटमेंट क्या है? ये एक फॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट है जो कि आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो साइन करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में ना वो भी आते हैं, इंसर्जेंसी ग्रुप्स वाले लोग भी आते हैं। ठीक है, वो साइन करवाओ डीड्स ऑफ कमिटमेंट, जहाँ पे जैसे हमारे नक्सलाइट्स भी आ जाएंगे उसमें, नॉन स्टेट एक्टर्स में। देन है मैंडेटिंग IHL कंप्लाइंस इन पीस अग्रीमेंट्स। कोई भी पीस अग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे IHL कंप्लाइंस को मैंडेट करो। जब भी हम इस पीस अग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जब आप IHL को भी उससे अडर करेंगे। ठीक, देन है टेक्नोलॉजिकल अडाप्शन। हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे IHL जो है वो पीछे रह रहा है, तो डेवलप करो साइंटिफिक गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स को, जहाँ पे IHL जो है वो वॉरफेयर के, साइबर वॉरफेयर में भी इंक्लूड हो, अप्लाई हो। ठीक है, क्लियर डिस्टिंक्शन क्रिएट करो सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स के, जिससे क्या होगा, सिविलियंस की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाया जा सके। रेगुलेटिंग ऑटोनॉमस वेपन्स, जो भी इंटरनेशनली रेगुलेट करो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। किसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट? ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम का, जिससे वो जो है IHL प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई हो सके, और पर्टिकुलरली उनके साथ जो कि डिस्टिंक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी, समझ कर डिस्टिंक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी अब भी हमने ऊपर देखा था प्रिंसिपल ऑफ IHL में, उससे रिलेट करते हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा आपने वीडियो देखा होगा और आपको पूरा वीडियो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको कंप्लीट किया है। बहुत, दोनों मेंस और प्रीलिम्स, कहाँ पे प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, और मेंस में तो पूरा का पूरा पोटेंशियल क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें से IHL में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप उठा के डायरेक्ट देखो। कभी कभी क्या होता है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें कैसे काम करना है, उसके लिए हमें जो हमारी पेरिफेरल नॉलेज है उसको बढ़ाना होता है। जैसे अब आपने ये आर्टिकल रीड कर लिया है, अब आपने इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल लिए होंगे, टेक्निकल साइबर वॉरफेयर, है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, ऐसे शब्द भी निकाल लिए, फिर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ IHL निकाल लिए। तो कभी भी आप किसी और वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप IHL का मेंशन कर सकते हो, आपका आंसर डाइवर्सिफाई हो गया, आपको अच्छे नंबर मिल गए। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ी जाती है हमारी मंथली मैगजीन। सिर्फ इसको एक बार रीड करके और मार्क करके नहीं छोड़ दिया जाता है। तो चलिए, अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, और फिर अभी हम आज में एक दो वीडियोस और पोस्ट करेंगे। बस आप चैनल को सपोर्ट करते चलिए और हम आपको बिल्कुल फ्री में करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाते चलेंगे। थैंक यू।